Hello class, today we will do chapter 8 body movements. तो क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? In this chapter we will going to learn about the human skeletal system, its components and functions. Differentiate between exoskeleton and endoskeleton. Recognize the role played by bones present in different parts of the body. तो आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें बोन्स का क्या काम है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जॉइंट्स. देखो ये जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये हो गया, इन जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स इन पेयर इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी शेप, associated organs and special adaptations which aid in movement in various animals. So let's start with movement and locomotion. The movement of animals from one place to another is called locomotion. इसको अंडरलाइन करिएगा. देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म आया है आपका, इसका मतलब है लोकोमोशन. इसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, एनिमल का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, यानी एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. मूवमेंट, मूव फ्रॉम योर सीट एंड गो नियर द डोर एंड देन कम बैक. व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज दिस? तो अपनी सीट से उठो, डोर के पास जाओ और वापस आ जाओ. इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? दिस इज लोकोमोशन. तो ये क्या है? लोकोमोशन. नाउ रोटेट योर आर्म एंड क्लोज योर फिस्ट. आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम मूविंग द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? यस, these movements are not locomotion because they did not shift from one place to another. देखो आप एक जगह से उठे, आपने दरवाज़ा बंद किया, आप दरवाज़ा बंद करके वापस आए, ये हो गया लोकोमोशन, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर उस जगह से वापस अपनी जगह आए. पर आप अपनी ही जगह पर बैठे बैठे अगर मुट्ठी बांध रहे हैं, हाथ को मूव कर रहे हैं, ऐसे करके हाथ को मूव कर रहे हैं, तो ये लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पूरी बॉडी को मूव नहीं करना पड़ रहा. भाई मैं उठूँ, इस जगह से मैं दूसरी जगह आई, उसके बाद मैं यहाँ पर वापस गई, दिस इज मूवमेंट. पर अगर मैंने अपनी ही सीट पर बैठे बैठे इस तरीके से हाथ का मूवमेंट किया, तो दिस इज नॉट लोकोमोशन, दिस इज मूवमेंट. द टू सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट आर द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से होते हैं और मस्कुलर सिस्टम की वजह से होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की. हैव यू एवर विजिटेड अ साइट वेयर अ बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन? तो कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर बिल्डिंग बन रही हो, यानी कि घर बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बीइंग क्रिएटेड बाय जॉइनिंग आयरन रॉड. तो जब घर बन रहा हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो, तो आप देखना कि सबसे पहले उसमें नींव खोदी जाती है, फिर उसमें सरिया फंसाई जाती है और सरिया में वो मटेरियल डालते हैं सीमेंट और कंक्रीट का, है ना. The framework is no more visible once the building is complete. और जो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई आपकी और आपने जो सरिया लगाई, जो आपने अंदर लॉक्स लगाए, लॉक्स का मतलब जो सरिया होती हैं उन्हीं को इस तरीके से लॉक करके एक दूसरे से लगाया जाता है, जिससे कि उस पर आप उसे ईंटों से चिनाई कर पाएँ और उसके बाद उसको प्लास्टर कर पाएँ. आपने चिनाई कर दी, प्लास्टर कर दिया, अच्छे से पेंट कर दिया, तो आपको वो सरिया नज़र नहीं आएंगी. एक बार बिल्डिंग बनने के बाद आपको जो अंदर आपने उसको लॉक किया है, घर को आपने जो फ्रेमवर्क बनाया है, वो आपको नज़र नहीं आएगा. Likewise, an adult human body too has a framework of 206 bones called the skeleton. बिल्कुल इसी की तरह हमारी बॉडी में जो बाहर से नज़र नहीं आता है पर हमारी बॉडी को पूरा ढांचा दिए हुए है, उस टाइप का फ्रेमवर्क हमारा बनता है हड्डियों से, और हमारी हड्डियाँ कितनी हैं? 206. The bones and the cartilages form the skeleton system. Bones are hard while cartilages are elastic and soft. तो बोन्स हार्ड होती हैं और कार्टिलेजेस बहुत खिंचाव होता है उनमें और बहुत सॉफ्ट होते हैं. Functions of the skeleton. The skeletal system in our body performs several important functions. The skeletal system provides support and gives shape to the body. How will your body be without the bones? Your body would just be a big mass of tissues and muscles. Do you think you would be able to stand tall without the skeleton? तो अगर आप अपनी बॉडी में ये सोचो कि बोन्स ना हो, सोचो आपकी बॉडी में बोन्स नहीं है, तो आपकी बॉडी सिर्फ एक
मांस का टुकड़ा है, एक मांस है, टिश्यूज़ का, बोन्स का, सॉरी नॉट बोन्स का, टिश्यूज़ का, मसल्स का एक मांस है, टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर, मूवमेंट आपके जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वही देता है। It protects the soft and delicate vital organs of the body. For example, the brain is protected by the skull and the lungs and the heart are protected by the rib cage. तो देखिए ज़रा, हमारी बॉडी में बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है, आसानी से डैमेज होने वाले ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं। अब इनको बचाव की ज़रूरत है, तो इनको बचाव देते हैं हड्डियाँ, यानी कि हमारी जो बोन्स है। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, इसको बचाए हुए हमारा स्कल, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, हमने पिछले चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था स्कल, तो हमारा स्कल बचाए हुए है हमारे ब्रेन को। इसी तरीके से हमारे हार्ट और लंग्स को कौन सपोर्ट दिए हुए है, कौन बचाए हुए है, रिब केज। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपको मूवमेंट करने में भी मदद करता है। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और यही दोनों मिलके हमारी बॉडी में सारे मूवमेंट्स करवाते हैं। Some bones enclose a soft tissue called bone marrow, which is a blood forming tissue. तो bone marrow भी होती है हमारी bones के अंदर, और ये हमारे जो बॉडी है उसमें ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ को बनाती है, यानी ऐसे टिश्यूज़ को बनाती है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड बनता है। बोन्स स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस विच मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। इसके अलावा हमारी हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है जो हमारे बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखता है और हार्ड रखता है। नाउ टाइप्स ऑफ स्केलेटन। देखो दो टाइप के स्केलेटन्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। The hard outer covering on the body of some invertebrates is called an exoskeleton. It protects the body. तो जो हार्ड आउटर कवरिंग होती है, बाहर की जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ अटैच्ड टू मसल्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट। ये मसल से जुड़ा रहता है और मूवमेंट में मदद करता है। एनिमल्स लाइक कॉकरोचेज एंड स्नेल्स हैव एन एक्सोस्केलेटन। एन एंडोस्केलेटन इज अ स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एन एनिमल्स बॉडी। ऑल वर्टिब्रेट्स, यानी कि हम लोग, जैसे हम लोग हैं, तो जैसे आपके कॉकरोचेज हो गए, स्नेल्स हो गए, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। और एंडोस्केलेटन जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि फिश, बर्ड्स, मैमल्स, है ना, इन सब के अंदर आपको मिलेगा एंडोस्केलेटन, जो कि बॉडी के अंदर होता है। पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स। तो 4 बेसिक पार्ट्स हैं इसके, स्कल, बैकबोन, रिबकेज एंड लिम्ब। तो देखिए ज़रा, ये स्कल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये हो गया पूरा, ये वाला एरिया है, ये हो गया आपका रिबकेज, ये आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, फिर बैकबोन, और फिर ये हो गए आपके लिम्ब्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की, यानी हमारे ये जो खोपड़ी है ना, इसको खोपड़ी बोलते हैं, स्कल इसकी। द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स ऑफ द हेड एंड द फेस। तो चेहरे को और स्कल यानी ऊपर के हिस्से को मिला के 22 बोन से ये बना होता है। द हेड इज़ मेड अप ऑफ 8 बोन्स विच आर फ्यूज टुगेदर एंड द फेशियल रीजन हैज़ 14 बोन्स। तो किस तरीके से 22 बोन्स डिवाइडेड हैं कि जो ये ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, हेड वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर आपकी 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं, और चेहरे की जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी 14। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लोअर जॉ मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला लोअर जॉ। एक्सेप्ट द लोअर जॉ all other bones are fixed. The movement of the lower jaw allows us to eat, talk and sing. तो इसको देखो हम मूव कर पाते हैं ना, इसके अलावा हम किसी और हड्डी को मूव नहीं कर सकते। देखो यहाँ से किसी हड्डी को मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सिर्फ एक जो लोअर जॉ है हमारा, इसकी बोन्स को छोड़कर बाकी किसी भी बोन में मूवमेंट नहीं होता।
नाउ बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। द बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। बेस ऑफ द स्कल का मतलब यहाँ से, देखो इस जगह से जो ये है ना बेस ऑफ द स्कल, यहाँ से हमारी ये जो बैकबोन है ये जुड़ी हुई होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेप्ड बोन्स। रिंग शेप मतलब ऐसी गोल गोल सी होती हैं, देखो ये आपको गोल गोल सी नज़र आएंगी। इस टाइप की जो बोन्स हैं उनसे बना हुआ होता है और ये 33 हैं। कार्टिलेज, अ टाइप ऑफ टिश्यू, इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्रे। It is like a cushion that acts as a shock absorber. The vertebral column encloses and protects the spinal cord. तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ये बिल्कुल इस तरीके से काम करती है कि आपके घर में सोफ़ा पे कुशन है, उस कुशन को आप किसी चीज़ पर रखो और हिट करो, नहीं लगेगी, क्योंकि कुशन उसको जो आप हिट करोगे उस चोट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस हिट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से हमारा जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखता है किसी भी तरीके के झटके से, शॉक से। नाउ रिब केज। रिब केज देखिए, ये है आपका रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक। तो देखो ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ है, आगे इसके 12 पेयर्स हैं। 10 pairs of the ribs are connected to the flat breastbone called sternum present in the middle of the chest। तो आपकी जो 10 पेयर हैं, 10 पेयर का मतलब जो 10 पेयर्स हैं वो आपके ब्रेस्ट बोन से जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट 2 पेयर्स, भाई कितने हैं हमारे पास, 12 हैं, 2 बच गए, 2 आपके जुड़े रहते हैं वर्टिब्रा से एंड नॉट टू द स्ट्रेनम। दीज 2 पेयर्स ऑफ रिब आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स। तो जो रिब केज है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को बचाता है, वो बचाता है आपके हार्ट यानी दिल को और लंग्स को। नाउ लिम्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। द आर्म्स आर कॉल्ड द फोर लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द हिंड लिम्स। तो 2 पेयर्स हैं, देखो एक पेयर आपके 2 हाथ हो गए, पेयर का मतलब एक में 2, यानी एक पेयर का मतलब 2 ऑब्जेक्ट। तो आपका हो गया एक पेयर यानी जो आपके 4 लिम्स हैं उसमें हो गए आपके हाथ दोनों, और हिंड लिम्स यानी कि आपके पैर। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 3 बोन्स। द अपर आर्म ऑफ द 4 लिम्स हैज़ 1 बोन कॉल्ड द ह्यूमरस एंड द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड इल्ना। तो देखो अपर बोन, जो अपर 4 लिम्ब है, देखो ये हमारा एक हाथ है, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है, ऊपर एक बोन है और नीचे वाली आर्म यानी एल्बो से नीचे वाली 2 बोन्स हैं, रेडियस एंड उल्ना। और जो आपकी ऊपर वाली 4 लिम्ब की बोन है दैट इज़ ह्यूमरस। द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्ब मतलब आपके जो पैर हैं, हैज़ 1 बोन कॉल्ड फेमur। तो फेमूर है आपकी, फेमूर आप देखिए कि आपकी जो थाई बोन है, थाई बोन, ठीक है, वो आपकी फेमूर हो गई। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। इसको अंडरलाइन करिएगा, ये लॉन्गेस्ट बॉडी होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फेब्यूला। द 4 limbs and the hind limbs are attached to the girdles. The 4 limbs are attached to the pectoral girdle which consists of a shoulder blade and a collarbone. तो हमारे जो 4 limbs हैं यानी कि 4 limbs का मतलब हमारे हाथ, ये जुड़े होते हैं हमारी कॉलर बोन से। देखिए यहाँ आप महसूस करिए, आपको ऐसे एक बोन महसूस होगी, दिस इज कॉलर बोन, और ये जो हमारे 4 limbs हैं वो कॉलर बोन से अटैच रहते हैं। द हिंड लिम्स आर अटैच टू द पेल्विक गिर्डल। तो देखिए ज़रा, ये पेल्विक गिर्डल हो गया और ये यहाँ से जॉइन रहते हैं। विच हैज़ अ हिप बोन कॉल्ड पेल्विस। नाउ कनेक्टिव टिश्यू, भाई इनको जोड़ने का भी तो काम करना है सारी की सारी बोन्स को। सो बिसाइड्स बोन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन द स्केलेटल सिस्टम। These are tendons, ligaments and cartilage। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारे कौन से होते हैं 3 टिश्यूज़, ये होते हैं हमारे टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। टेंडन्स अटैच मसल्स टू द बोन्स। इसको अंडरलाइन करिएगा, ये जो टेंडन्स होते हैं ये मसल को अटैच करते हैं किससे, बोन्स से, यानी हड्डियों से। हड्डियों को और बोन्स को जोड़कर कौन रखता है, टेंडन्स। Ligaments are strong and elastic band of tissues that join bones together। 2 हड्डियों को कौन जोड़ के रखता है, 2 हड्डियों को जोड़ के रखते हैं लिगामेंट्स।
देखो ध्यान से देखिएगा कि मसल और बोन को जोड़कर रखते हैं टेंडन। इसके अलावा जो आपके बोन्स हैं, यानी एक दूसरे जो बोन्स हैं आपस में जो बोन्स जुड़ी हुई हैं उनको लिगामेंट्स जोड़कर रखते हैं। Cartilage is present at the end of the bones. It is like a cushion that acts as a shock absorber and prevents rubbing of bones at the joints. तो कार्टिलेज कहाँ होते हैं? ये होते हैं जहाँ पर हमारी बोन खत्म होती है। ओके, जो लास्ट होता है बोन का जो एंड होता है वहाँ पर होते हैं आपके कार्टिलेज, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, यानी कोई भी झटका लगेगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ जॉइंट्स, कैन यू इमेजिन your arms or legs made of a single bone? How would you put food into your mouth? अगर देखो ये एक हड्डी होती पूरी, ये जॉइंट नहीं होता, ये जॉइंट नहीं होता, ये हाथ ऐसा का ऐसा होता तो मैं खाना कैसे खाती? देखो खा ही नहीं पाती, नहीं खा पाती ना। देखो ये अगर ऐसे करके नहीं मुड़ेगा तो क्या मैं किसी चीज़ को पकड़ के अपने पास ला पाती? ये दूर की दूर रह जाती। तो देखो जॉइंट्स कितने ज़रूरी हैं। Can you imagine your arms or legs made of a single bone? How would you run in the playground? Fortunately, the human body is not made up of only a few large bones. It has many small bones which are joined to one another. तो हमारी जो बॉडी है वो बड़ी बड़ी हड्डियों के अलावा छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर भी बनी हुई है, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट्स को करवाती है। How are bones joined to one another? The points at which two or more bones join together are called joints. तो जॉइंट्स कौन सी जगह होती है? ऐसी जगह होती है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ से ये एक हड्डी मिल रही है, ये एक हड्डी मिल रही है, यहाँ पे हो रहा है, देखो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, देख रहे हो आप, मूवमेंट हो पा रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिली होती हैं और हमारा मूवमेंट हो पाए उसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स एंड मसल्स allow all the movements of the body. The body has three types of joints: fixed or immovable joints, partially movable joints and movable joints. तो हमारे different types के joints हैं जिन्हें हम एक एक करके चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स की, यानी कि जो फिक्स हैं, जो मूव नहीं होते। ऐसे भी बहुत सारे जॉइंट हैं जहाँ पे दो चार हड्डियाँ मिलती हैं पर वो मूवमेंट नहीं करती हैं। Bones at the fixed joint lie against each other and are fused. There is no movement of bones in fixed joints. Joints that attach the ribs to the sternum and those found in the skull are all immovable joints. तो देखो स्कल के अंदर देखो ये हमारी हड्डियाँ हैं पूरी की पूरी सर में, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं पर फिर भी ये हिलती नहीं है, मूवमेंट नहीं होता है। इसके अलावा ये वाली देखो रिब केज की हैं, जो देख रहे हो आप, ये जो रिब केज की जितनी भी हड्डियां हैं ये जो आपको दिख रही हैं, ये जॉइंट तो हैं, यहाँ पर जॉइंट तो हैं, एक दूसरे से जॉइन है, जॉइंट आपको मिलेगा पर मूवमेंट नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फिक्स और इमूवेबल जॉइंट्स, यानी कि ऐसे जॉइंट्स जो जिनमें मूवमेंट नहीं होता है। नाउ पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, these joints allow only limited movements. Such joints are found in the vertebral column. तो ये होती है हमारी vertebral column में, जहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट होता है, ना ज़्यादा होता है मूवमेंट, पूरी कंप्लीट मूवमेंट भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मूवमेंट ना हो, तो ना ज़्यादा ना कम, यानी कि लिमिटेड मूवमेंट यहाँ पर होता है। Now movable joints. A joint that allows some amount of free movement of bones is called a movable joint. Ligaments are strong bands of connective tissues that hold these joints together. तो ऐसे joints जिनमें अच्छे से मूवमेंट हो जाता है, बिल्कुल फ्रीली आप मूव कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट्स। अब जो मूवेबल जॉइंट्स हैं वो भी चार तरीके के हैं। सबसे पहले है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो इट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शंस। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो मूवमेंट प्रोवाइड कराता है हर डायरेक्शन में। दिस इज़ फाउंड इन द जॉइंट्स एट द हिप एंड द शोल्डर। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन गेट फिक्स्ड इनटू द कप शेप्ड एंड ऑफ द अदर बोन इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो होता क्या है, बिल्कुल इस तरीके से होता है। देखिए ये आपका एक है
और इसके अंदर दूसरी हड्डी जाके फंस गई, ओके, यानी एक हड्डी दूसरे कप टाइप के स्ट्रक्चर में जाके फंस जाए। ये होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और ये जो आपका मूवमेंट है ये हर डायरेक्शन में आपका प्रोवाइड कराता है। नाउ हिंज जॉइंट, इट अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, ईदर अप और डाउन और बैकवर्ड और फॉरवर्ड, सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर और अ पेंसिल बॉक्स। तो पेंसिल बॉक्स और अपने दरवाजे को ध्यान से देखो, या तो ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा, है ना। तो जो एक ही डायरेक्शन में आपका मूवमेंट कराएगा, एक ही डायरेक्शन में मतलब एक सेट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या अप या डाउन। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट एट द एल्बो एंड द नी। तो देखो एल्बो या तो ये ऐसे होगी या ऐसे होगी, बस। इसके अलावा देखो ये ऐसे ही तो हो रही है, या तो आप हाथ को ऊपर करके कर लो या ऐसे कर लो, है ना। देखो यही मूवमेंट हो रहा है। क्या मैं इस अपनी एल्बो को उल्टी डायरेक्शन में मोड़ सकती हूँ? यहाँ से नहीं जुड़ सकता, नहीं हो सकता। ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं मुड़ सकता, ये ऐसे ही मुड़ेगा। तो ये हो गया आपका हिंज जॉइंट। नाउ पिवोट जॉइंट, in this type of joint the rounded end of one bone fits into a ring formed by the other bone. It is present in the first and second vertebrae of the neck, which allows the head to move back and forth. ये होता है इस तरह से, यानी कि जो एक रिंग टाइप का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें हड्डी फंसी हुई है। ये ऐसे 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 तो मूव हो सकता है। देखो ये आपका जो ये है ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है ना। इट इज़ प्रेजेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे ऑफ द नेक विच अलाउज द हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, अ ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज वन बोन टू स्लाइड ओवर वन एंड अनदर। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स। तो हमारी जो रिस्ट है, ये देख रहे हो आप, ग्लाइडिंग जॉइंट जो हमारी रिस्ट है, इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। इट अलाउज सिंपल मूवमेंट ऑफ ग्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। तो आप बैक एंड फोर्थ अपनी कलाई को ऐसे भी मोड़ सकते हो, ऐसे भी मोड़ सकते हो और ऐसे भी मोड़ सकते हो। सो दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट। नाउ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर फॉर मूवमेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे आर पुल्ड बाय मसल्स। तो अपने आप मूवमेंट नहीं करती हैं, जो बोन्स हैं हमारी, वो मसल्स हैं जो उनको पुल करती हैं और मूवमेंट कराती हैं। मसल्स आर टिश्यूज विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो आपकी जो मसल्स हैं, देखो ये मसल्स स्ट्रेच हुई है ना, तो आपका हाथ दूर गया। जब आप अपनी मसल्स को पास में लाएगी, देखो मसल्स क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई मसल, तो आप अपना हाथ को पास में ले आए। When muscles contract, they get shorter. जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो आपकी मसल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं। The body moves by the contraction of the muscles. Let us consider the movement of our arm. The muscles on the front of the upper arm are the biceps, and those on the back of the upper arm are the triceps. In order to bend one straighten the elbow joint, the biceps and the triceps act अगेंस्ट वन अनदर। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों काम कर रही हैं आपकी, देखो तभी आप अपने हाथ को अपने पास ला पा रहे हो। When the biceps contract, the triceps relax and the arm is pulled up. This causes the arm to bend at the elbow. When the triceps contract, the biceps relax and the arm straightens. Similarly, a pair of muscles work together to bend and straighten the legs. नाउ एक्सरे इमेज, भाई एक्सरे तो आपने कभी ना कभी अपना कराया ही होगा, नहीं तो आपके घर में किसी ने कराया होगा। वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ सम ऑफ आवर बोन्स बाय फीलिंग देम विद आवर हैंड्स। हाउएवर एन एक्सरे इमेज ऑफ द बॉडी शोज द एग्जैक्ट शेप, साइज एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो भाई आप छू कर तो कुछ बोन्स पता लगा सकते हैं, पर एक्सरे एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसी बोन्स भी नज़र आ जाती हैं, ऐसी बोन्स का भी हम पता लगा सकते हैं जो हमें दिख नहीं पाती है या हमें महसूस भी नहीं हो पाती हैं। तो एक्सरे में आप अच्छे से पता लगा सकते हैं कि आपकी जो बॉडी में बोन्स हैं वो कितनी हैं, कैसी हैं, क्या साइज़ है उनका, क्या शेप है। नाउ बॉडी मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग एनिमल में किस तरीके से बॉडी मूवमेंट होता है। अर्थवॉर्म, earthworms are invertebrates.
Their body shape is maintained by the fluid present inside their body. तो उनका जो जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को शेप कौन दे रहा है? स्केलेटल सिस्टम। इसी तरीके से जो अर्थवर्म है उसकी बॉडी को शेप दे रहा है फ्लूइड, यानी कि लिक्विड। Their body is made up of several parts called segments. तो उनका जो पार्ट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है और उनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। किसी केंचुए को देखना ऐसा लगेगा ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े को जोड़कर ये लंबा सा केंचुआ बना है, एक अर्थवर्म बना है। They move by the action of two groups of muscles and bristle-like structures called setae. One group of circular muscles surrounds the earthworm like a set of rings. The other group of longitudinal muscles runs along the length of the body. The setae act as anchors to grip at the surface. The earthworm moves on. तो देखिए जो अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है इस तरीके से कि उसके जो सीटे है, सीटे उसकी बॉडी को जोड़कर रखता है जिस ज़मीन पर वो चल रहा है। ओके, इसके अलावा उसकी बॉडी पे ऐसे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। टू मूव फॉरवर्ड द अर्थवर्म फर्स्ट ग्रिप्स द सरफेस एट द पोस्टीरियर एंड। तो सबसे पहले वो जब मूव करता है तो क्या करता है कि टेल से खुद को जोड़ता है ज़मीन से। The circular muscles contract and the body becomes longer and narrower. तो देखा है वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे इवन जैसे वो चलेगा तो पतला हो जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। इस टाइप से मूवमेंट होता है। Now the earthworm grips the surface at the anterior end and loosen the posterior end. देखो कितना बढ़िया है। पहले वो उसने पीछे के हिस्से को, जैसे भाई ये अर्थवर्म है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये अर्थवर्म है तो ये अर्थवर्म क्या करेगा, ये अर्थवर्म पहले तो पीछे के हिस्से को जोड़ेगा, आगे के हिस्से को खींच के बढ़ाएगा। उसके बाद जहाँ इसको इतना चलना था इसने इतना चल लिया, उसके बाद ये ज़मीन से जुड़ जाएगा, ये वाला हिस्सा ये ज़मीन से चिपका लेगा और फिर पीछे का हिस्सा खींच कर लाएगा। फिर ये इस वाले हिस्से को जोड़ लेगा, यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर ये आगे के हिस्से को लंबा करेगा। समझ रहे हो किस टाइप का मूवमेंट होता है? नहीं, अगर आपको अभी डाउट लग रहा हो ना तो आप YouTube पर इसका मूवमेंट सर्च करिएगा। ओके, क्या करेंगे आप, इसका मूवमेंट सर्च करिएगा, आपको दिखेगा ऐसे लंबा, फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये वाला जो मूवमेंट होता है। The action of these muscle groups causes a wave-like motion that moves the earthworm through the soil. Earthworm's body secretes a slimy substance which further helps in its movement. इसके अलावा ये एक स्लाइमी सा सब्सटेंस और छोड़ते हैं जिससे इनको आसानी होती है ज़मीन पर चलने से। किसी केंचुए को ना कभी मौका मिले तो टच करके देखना, ऐसे हाथ ना गीले गीले से नज़र आएंगे। ओके, तो ये वही सब्सटेंस होता है। अब हम बात करते हैं स्नेल की। देखो ये स्नेल दिख रहा है आपको, ये स्नेल देखो, ये स्नेल है, ये इसके ऊपर की कवरिंग हो गई और ये रहा आपका स्नेल, देख रहे हैं आप। The snail, an invertebrate, has an outer shell for protection. तो इसका जो outer shell होता है वो इसको protection provide कराता है, इसको किसी भी खतरे से बचाता है। It has a slimy body without the bones. It moves with the help of a muscular organ known as the foot. तो ये किससे चलता है? फुट की मदद से चलता है, नीचे ऐसे ऐसे करके इसके फुट चल रहे होते हैं। The muscles in the foot contract and relax, which makes wave-like movements and secretes a slimy substance known as mucus. तो ये भी एक चिपचिपा सा सब्सटेंस छोड़ते हैं जिससे इनको मूव करने में मदद मिलती है। और इनके जो स्ट्रक्चर होता है फुट का वो ऐसा होता है, यूं करके मूव करते हैं, यूं करके, ऐसे ऐसे करके। तो इस टाइप के मूवमेंट से ये चलते हैं। It is able to move with ease even on sharp edges without any injury because of the mucus. और ये जो म्यूकस यानी कि जो सब्सटेंस होता है इसी की मदद से अगर ये पैनी जगह पर भी चलेंगे, शार्प एज पर भी चलेंगे तो भी इनको चोट नहीं लगेगी, इनको किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। अब फिश तो किसी किसी के यहाँ एक्वेरियम होगा, फिश तैरती हुई देखी होंगी। Aquatic animals need to have certain adaptations to move through water efficiently. तो जो एक्वेटिक एनिमल हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनको कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस होने होते हैं उनके अंदर, जिनसे वो आसानी से पानी के अंदर सर्वाइव कर पाएँ।
These adaptations either allow them to push against water forcefully or limit the resistance of the water they are moving through. तो उनकी बॉडी इस टाइप से डिज़ाइन रहती है, इस टाइप से अडेप्ट रहती है कि या तो वो पुश कर दें पानी को, इतनी ताकत हो कि वो पुश कर दें पानी को, या फिर वो पानी के साथ साथ प्रॉपर बह पाए. The body of a fish is broader in the middle and the narrow at both ends. This is called streamlined shape. A streamlined shape offers least resistance, so the fish can cut through water more efficiently. ये पानी को चीरते हुए तैरती है. कैसे तैर लेती है? इसके स्ट्रक्चर की वजह से. तो इसका स्ट्रक्चर है वो है आपका, ये देखिए ज़रा, ये है फिश. इसका स्ट्रक्चर है, बीच में से मोटी है, साइड में से पतली है. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर. इवन आपने बोट देखी है, बोट जो शिप बनती है, बोट बनती है, वो भी ऐसी होती है, बीच से चौड़ी होती है, दोनों साइड से आगे पीछे से पतली होती है. इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप. इसकी खासियत ये होती है कि ये आसानी से पानी को चीर के आगे बढ़ सकती है. Fish have special structures called fins that help them to move through water. The function of the fins is to maintain balance of the body during swimming. The paired fins consist of the pectoral and the pelvic fins. The pectoral fins are used to change direction and to slow down or stop movement. तो इसके जो फिन्स होते हैं वो इसको बैलेंस करने में भी मदद करते हैं, इसके अलावा इसको डायरेक्शन देने में भी मदद करते हैं. ये जो इसका पीछे वाला फिन होता है, ये इसको यूं करके डायरेक्शन देता है. देखा, ये फिश ऐसे ऐसे करके मूव करती है. The unpaired fins consist of one dorsal and one tail fin. Now cockroach. कॉकरोच सबके घर में होते होंगे, किसी के घर में नहीं है तो अच्छी बात है, और जिसके घर में है वो जल्दी से ट्रीटमेंट कराइए अपने घर में, अदरवाइज़ ये बीमारी फैलाते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं कॉकरोच. दो अ कॉकरोच हैज़ 2 pairs of wings. इट कैन ओनली फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस. थोड़े से पंख होते हैं इनके, पर ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते ये. इट कैन रन वेरी क्विकली विद द हेल्प ऑफ इट 3 pairs of legs. आप कभी ना किसी कॉकरोच को पकड़ के देखना, इतनी तेज़ी से भागता है वो, बहुत तेज़ी से भागता है. तो वो 3 पेयर्स होते हैं इसके लेग्स के, जिनकी मदद से जल्दी मूव कर जाता है. इट कैन ऑल्सो क्लाइंब अप वॉल्स. दीवारों पर भी चढ़ता है ये, तभी तो किचन की स्लैब तक पहुंच जाता है. दे वॉक बाय मूविंग 3 legs एट अ टाइम. 3 legs मूव फॉरवर्ड वेयर इज द अदर 3 legs रिमेन ऑन द ग्राउंड. तो देखो कितना होशियार होता है. 3 लेग तो इससे तो चल रहा होता है, 3 लेग इसके ग्राउंड पे होते हैं. Then these 3 legs move and the first 3 legs remain on the ground. Now birds, चिड़िया को सबने उड़ते हुए देखा है. Birds too have a streamlined body to help overcome air resistance. तो इसका भी जो streamline स्ट्रक्चर होता है, बीच से मोटा और साइड से पतला, वो इसको मदद करता है हवा को चीर कर उड़ने के लिए. The skeleton of birds is highly adapted for flying. They have hollow bones to reduce weight. इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो अंदर से बिल्कुल खोखली होती हैं, खाली होती हैं. इससे मदद ये मिलती है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत हल्का होता है और ये आसानी से हवा में उड़ सकती हैं. They lack teeth and instead have a light-weight beak. The 2 hind limbs are used for walking and perching. इनके hind limbs यानी कि 2 पैर होते हैं जिनको मूव करने में मदद करते हैं. The 2 forelimbs of the birds are modified as wings, which are used for flying. तो देखो हमारे भी 2 limbs हैं, ये हाथ वाले हो गए 4 limbs, पैर हो गए hind limbs. तो birds हैं, उनके 4 limbs हैं, वो feathers में convert हो चुके हैं, wings में convert हो चुके हैं, वो इससे उड़ती हैं ऐसे ऐसे करके. ओके, और जो hind limbs हैं उनसे वो move करती हैं. The whole body including the wings is covered with feathers. There are different kind of feathers on the body of a bird, and each kind of feather has different purpose. Growing close to the skin of a bird are soft down feathers. देखो feathers भी इनकी बॉडी पे अलग अलग टाइप के होते हैं. जो इनकी स्किन के बहुत पास में ग्रो करते हैं, ये होते हैं डाउन feathers. There are spaces between these down feathers where air is trapped. The air in these spaces are warmed up by the heat from the bird's body. तो ये गर्म हो जाते हैं, जो कि जो बर्ड की बॉडी है उसको वार्म रखने के काम में आते हैं. The large flight feathers are the third kind of feathers that are found in the wings and tails. इसके अलावा दूसरे होते हैं large flight feathers जो इसको उड़ने में मदद करते हैं. The lift and balance needed for flying are given by the flight feathers.
मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई, दे शो टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। तो देखो एक तो डाउन स्ट्रोक शो करती हैं, एक अप स्ट्रोक शो करती हैं। डाउन स्ट्रोक देखिए ये वाला जिसमें इनके पंख नीचे हैं, और अप स्ट्रोक जिसमें इनके पंख ऊपर हैं। द अप स्ट्रोक इन्वॉल्व द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स। नाउ स्नेक्स, सांप को तो एक दो बार सबने ही चलते हुए देखा होगा। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, सो दे यूज देयर मसल्स एंड देयर स्केल्स टू डू द वॉकिंग। ऐसा क्यों बोला गया वॉकिंग? क्योंकि ये चलते हैं, यूं यूं ऐसे करके चलते हैं और ये स्केल्स की मदद से चलते हैं। A snake will not be able to move on a smooth surface like glass because there is nothing to grab on to. जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही तेज़ी से सांप मूव कर सकता है, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा, जितना ज़्यादा चिकना सरफेस होगा, उतना ही इसको दिक्कत होगी चलने में, मूव करने में। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी अच्छे से नहीं चिपक पाती है सरफेस से। जितना रफ सरफेस होगा ये अपनी बॉडी, अपनी जो इसका बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, वो इसको प्रॉपर अटैच करके रखेगा ग्राउंड से। The scales on their bellies also act as anchors. Mostly snakes move in a wave-like manner. Now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the question answers and the exercises of this chapter. Prepare well for your exam. Next. Till then, bye.